कार्मेन एक साथ चकित, हतप्रभ, स्तब्ध और कई तरह की भावनाओं से भर गई। वह कुछ सेकंड तक तो जू फेंग के सवाल का जवाब ही नहीं दे पाई। कार्मेन ने मुंह में लार भरकर निगलते हुए पूछा, आपने हमले को कैसे रोका? कैसे? जू फेंग ने उसकी ओर इशारा करते हुए अपनी भौहें उठाईं। क्या यह सब तुम्हारी बदौलत नहीं है? MVLEnovelBin.net पर पढ़ना जारी रखें। मैं? कार्मेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए खुद की ओर इशारा किया। हाँ, अगर तुमने मुझे EXP पोशन मुफ्त में नहीं दिया, तो मैं कैसे लेवल अप कर सकता था और तुम्हें बचा सकता था? जू फेंग ने चिढ़ाते हुए स्काईरेजर हार्बिंजर की ओर रुख किया। खैर, चलो इस बेकार की बातचीत को बाद के लिए छोड़ दें और अपना जवाबी हमला शुरू करें। तुम्हें पता है इसे कैसे हराना है? कार्मेन की आंखें लगभग चमक रही थीं, मानो वह इस घिनौने जानवर को हराने की योजना सुनने के लिए बेताब थी। आखिरकार, यह अपमानजनक था और जेफ से पहले हुई लड़ाई के बावजूद उसे ही निशाना बनाया गया था। दुर्भाग्यवश, इसके बदले में उसे माथे पर एक टिमटिमाती रोशनी मिली, जैसा कि जू फेंग ने समझाया, इसे हराना नहीं, बल्कि इसे भगाना है। अपना माथा रगड़ते हुए, कार्मेन इस स्पष्टीकरण से पूरी तरह उलझन में थी। हम इसे क्यों भगा रहे हैं? उसने सवाल किया। उसकी नजरें उस छायादार प्राणी पर टिकी थीं जो हार्बिंगर को रोकने में सक्षम था। उसके मन में इस जानवर को हराना और मारना साफ तौर पर संभव था। अज्ञानता ही परमानंद है, जू फेंग ने उसकी निगाहों को देखते हुए मन ही मन सोचा। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि जिस छाया प्राणी को उसने टियर 2 स्किल, डार्क पैक्ट, के जरिए बुलाया था, वह उससे मुकाबला करने में सक्षम था। हालांकि, सच्चाई यह थी कि छाया प्राणी का स्वास्थ्य हार्बिंगर की तुलना में बेहद कम था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छाया प्राणी का स्वास्थ्य हार्बिंगर के स्वास्थ्य का 5वां हिस्सा भी नहीं था। आखिरकार, छाया प्राणी के स्वास्थ्य अंक उसके जैसे ही थे और उसका स्तर 6 होने के कारण वह यह भी नहीं बताना चाहता था कि जानवर की तुलना में वह कितना दूर था। जेफ, मेरे बनाए मौके का फायदा उठाओ और अपना सबसे ताकतवर हमला करो। जू फेंग उसकी ओर मुड़ा और निर्देश दिया। इसे मारने की जरूरत नहीं है, बस इसे इतना डराओ कि यह जानवर भाग जाए। यदि वह हवाई जानवर न होकर जमीन पर रहने वाला जानवर होता, तो वे उसे पूरी तरह मार सकते थे। एक जानवर को भगाने के लिए बहुत सारे संसाधनों को बर्बाद करना शर्म की बात थी, लेकिन यह मारे जाने या खाली हाथ लौटने से निश्चित रूप से बेहतर था। मैं समझ गया, उसने जवाब दिया। जेफ भी एक अनुभवी भाड़े का सिपाही था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि जू फेंग के निर्देश क्या थे। उन्होंने भी यही निर्णय लिया, लेकिन इसे व्यक्त करना कठिन था। शू फेंग के विपरीत, जिन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी थी, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, खासकर तब जब उन्हें काम के लिए भुगतान किया जा रहा था। कुछ ही देर बाद, जेफ ने उस मौके का फायदा उठाया जो उस छायादार प्राणी ने उसके लिए बनाया था। जमीन पर एक जोरदार लात मारकर, जेफ ऊपर की ओर उछला। जैसे ही वह आकाश की ओर बढ़ा, जेफ ने अपना हाथ उठाया, अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और हार्बिंजर के पेट के नीचे के हिस्से पर निशाना साधा। घबराकर, हार्बिंगर ने तुरंत खतरे को भांप लिया और छाया प्राणी को अपने निकट से दूर फेंकने का प्रयास किया। अफसोस, जू फेंग इसे आसानी से कैसे जाने दे सकता था। कार्मेन, अब, उसने निर्देश दिया। समझ गई, उसने जवाब दिया और फिर हार्बिंगर की ओर कई मंत्र फेंके। उनमें से कई के विफल होने के बावजूद, यह हार्बिंजर के लिए बाधा के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त था, जिससे वह एक साथ इतने सारे आगामी हमलों को विफल करने में असमर्थ हो गया। चीख! हार्बिंजर ने एक तेज चीखने जैसी आवाज निकाली, और बढ़ी हुई ताकत के साथ, वह छाया प्राणी को क्षण भर के लिए दूर फेंकने में कामयाब रहा। इसके बाद, इसने हवा में ही खुद को घुमाया और जेफ के हमले को इतनी फुर्ती से चकमा दिया कि इसका आकार भी इसके विशाल आकार को झुठला गया। उफ! जेफ ने चटकाया जब उसे एहसास हुआ कि हार्बिंगर उसके वार से बमुश्किल खुद को बचा पाया है। खैर, अगर हार्बिंगर बस इतना ही कर सकता था, तो वह सपना देख रहा होगा। युद्ध कुल्हाड़ी को कसकर पकड़े हुए, जेफ भड़क उठा और जोर से दहाड़ा, यह लो, डोमिनियन रेंड! चौंक कर, हार्बिंगर को तुरंत एहसास हो गया कि इस हमले से उसके जीवन को तत्काल खतरा हो सकता है। डोमिनियन रेंड के जवाब में, इसने पंजे से कई प्रहार किए, जिनमें से प्रत्येक पिछले प्रहार से अधिक तेज और सटीक था।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे को अकल्पनीय संख्या में चोटें पहुंचाईं, लेकिन अंत में जेफ को रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह हवा में तैरने में असमर्थ होने के कारण आसमान से गिर गया था। जैसे ही जेफ जमीन पर गिरा, उसने मुंह में खून भर लिया, जो स्पष्ट रूप से वार के कारण घायल हो गया था। इस बीच हरबिंगर ने अपने पंख फड़फड़ाए, आकाश में ही रहा, उसकी आंखें जेफ को खतरनाक तरीके से घूर रही थीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह एक और आक्रामक हमला करना चाहता है। ठीक इसी समय जू फेंग ने हेवंस ग्रेस को सक्रिय कर दिया, जिससे जेफ तुरंत ठीक हो गया और उसकी रक्षा बढ़ गई। उसी समय वह चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए हुए हारबिंजर की ओर मुड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाने के लिए कुछ बार पीछे की ओर मोड़ा। क्रोधित होकर हरबिंगर ने अपना पंजा फैलाया और जू फेंग को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि जिस छाया प्राणी ने उसे बुरी तरह परेशान किया था वह जू फेंग के पास वापस आ गया है, उसने अपनी हरकतें रोक दी। स्थिति की और बारीकी से जांच करने पर उसने यह भी देखा कि जेफ भी ठीक हो गया है, जिससे साबित होता है कि लड़ाई जारी रखना नुकसानदेह होगा। क्या अब तुम डर गए हो, छोटे चील? जू फेंग ने पूछा और जेफ पर अपना नियमित उपचार मंत्र डालना शुरू कर दिया। जेफ का पीला रंग जल्दी ही बेहतर हो गया और वह एक बार फिर तरोताजा हो गया। शीघ्र ही गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों पक्ष एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए थे तथा स्पष्ट रूप से विरोधी पक्ष द्वारा पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या अब यह पीछे हटेगा? कार्मेन ने पीछे से पूछा। मूल रूप से मैंने इसे पीछे हटने देने की योजना बनाई थी, लेकिन वह पहले की बात है, जू फेंग ने अचानक जवाब दिया, जिससे कार्मेन और जेफ आश्चर्यचकित हो गए। अरे! आश्चर्यचकित होकर कार्मेन ने जल्दी से पूछा, क्या अब हम इसे मार देंगे? सिर हिलाते हुए जू फेंग ने जेफ की ओर इशारा किया और कहा, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, जेफ। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी क्षमता छिपा ली है। शुरुआत में तो जेफ चौंक गए, लेकिन बाद में उन्हें उनका आशय समझ में आ गया। मुझे डोमिनियन रैंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, उसने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। जबकि जेफ ने डोमिनियन रैंड का उपयोग करने पर अफसोस जताया, कार्मेन इस कष्ट से उलझन में थी। ज्ञान की कमी के कारण यह समझा जा सकता था कि वह क्यों भ्रमित थी। जहां तक जू फेंग का सवाल है, उसने आगे कुछ बताने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन कार्मेन की नज़र उस पर पड़ते देख उसने जवाब में अपना चश्मा ठीक किया और घूम गया, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसकी नज़रों से बच रहा था। डोमिनियन रैंड क्या है और इसने आपकी मूल मानसिकता को क्यों बदल दिया? कार्मेन ने मधुरता से पूछा, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे वह संकेत को समझ नहीं पा रही हो। बस इतना जान लीजिए कि यह एक ऐसा कौशल है जो किसी भी स्तर 30 वाले के पास नहीं हो सकता, जू फेंग ने संक्षेप में बताया। हालांकि वह ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसने देखा कि जेफ कान खड़े कर रहा है। इसलिए उसने कुछ बातें बताने का फैसला किया और जेफ को आगाह किया कि उसका राज पहले ही खुल चुका है। यदि वह अभी भी बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करना चाहता है, तो जू फेंग खुशी से उसे अपनी बात कह देगा। मूलतः उन्होंने अनुमान लगाया था कि वर्तमान शक्ति के साथ युद्ध जीतना असंभव होगा, लेकिन उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जेफ एक साधारण टियर 1 भाड़े का सैनिक नहीं था। टियर 1 भाड़े के सैनिक का आमतौर पर मतलब होता था कि वे 30 स्तर से नीचे या उसके करीब थे, लेकिन बस इतना ही था। फिर भी जेफ द्वारा पहले डोमिनियन रैंड कौशल के प्रदर्शन के आधार पर जू फेंग को विश्वास था कि वह स्तर 30 से ऊपर है और उसने टियर 1 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उन्होंने जिस टियर 1 परीक्षण का उल्लेख किया, वह भाड़े के सैनिकों के लिए परीक्षण नहीं था, बल्कि उपयोगकर्ता के कौशल के लिए एक टियर था। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी को ही लीजिए। 25वें स्तर तक पहुंचने से पहले उन्हें टियर 0 खिलाड़ी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके गुण और कौशल अभी भी सीमित हैं। जब वे लेवल 25 पर पहुंचे और टियर 1 तक पहुंचने के लिए एक विशेष परीक्षा दी, तभी वे खुद को पूरी तरह से खिलाड़ी घोषित कर पाए। टियर 0 और टियर 1 के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। चीजों को सरल और स्पष्ट करने के लिए कल्पना कीजिए कि स्तर 100 का खिलाड़ी स्तर 1 के खिलाड़ी से लड़ रहा है। हर कोई आसानी से कल्पना कर सकता था कि कौन जीतेगा, और जब तक स्तर 1 में कुछ विशाल प्लॉट कवच नहीं होगा, तब तक हर समय हारना निश्चित था। कुछ ही देर बाद जेफ ने युद्ध की मुद्रा अपना ली,
जबकि हरबिंगर उनकी टीम पर भयंकर नजर रख रहा था। जू फेंग के उकसावे के कारण भले ही वह प्रतिकूल स्थिति से पहले ही भागना चाहता था, लेकिन उसके अभिमान ने परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ अगर जेफ शक्तिशाली था? उसके बाकी दो साथी बस पीछे छिपे हुए थे और जेफ को सहारा दे रहे थे। MVLE-novelbin.net पर पढ़ना जारी रखें। जब तक वह जेफ से बचने और कष्टप्रद छाया प्राणी को विक्षेपित करने में कामयाब रहा, वह आसानी से जू फेंग और कार्मिन को मार सकता था। फेंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हारबिंजर हमें घूर रहा है? कार्मिन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि उस पर हत्या का तीव्र इरादा है। ईमानदारी से कहूं तो उसके स्तर और शत्रुतापूर्ण वातावरण को देखते हुए इस तरह की हत्या की मंशा को सहन करना घुटन भरा था। अचानक उसे लगा कि उसका दबाव कम हो गया है। पलटकर उसने देखा कि जू फेंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। तुमने क्या किया? उसने पूछा। कुछ खास नहीं, मैंने तो बस तुम पर से दबाव कम करने के लिए तुम्हें एक आशीर्वाद वीरता बफ दिया था, जू फेंग ने सहजता से कहा, मानो यह कोई स्वाभाविक बात हो। चौंक कर उसने जल्दी से कुछ बिंदुओं को आपस में जोड़ा। तुम्हारा मतलब है कि हत्या का इरादा एक रुतबे की बीमारी थी? चतुर लड़की, उसने जवाब में हल्के से प्रशंसा की। हत्या का इरादा और ऐसी ही अन्य बातें आप आमतौर पर किसी खेती संबंधी उपन्यास में सुनते या पढ़ते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि वह दिव्य जगत में इसका अनुभव कर सके? इस प्रकार एकमात्र उचित तर्क यह था कि हत्या का इरादा एक प्रकार की स्थितिजन्य बीमारी थी, जिसका उपयोग दुश्मन के गुणों को कम करने और कम करने के लिए किया जाता था। इसलिए जिस क्षण जू फेंग ने इसका मुकाबला करने के लिए आशीर्वाद वीरता का प्रयोग किया, कार्मिन पर जो दबाव महसूस हुआ वह कम हो गया। इस बीच उसकी हरकतों ने तुरंत हारबिंजर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसे समझ आने लगा था कि असली समस्या जू फेंग ही थी। अपने स्तर के एक जानवर के रूप में यह हास्यास्पद होगा कि उसे यह एहसास न हो कि उसकी असफलता का कारण कोई और नहीं बल्कि जू फेंग था। उसने न केवल एक छाया प्राणी को बुलाया जो उसकी गतिशीलता में बाधा डाल सकता था, बल्कि वह जेफ को ठीक करने और कार्मिन को उसकी स्थिति की बीमारी से राहत दिलाने वाला व्यक्ति भी था। हारबिंजर ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाते हुए तेज चीख के साथ अपने दुश्मन के कानों को बहरा करने की कोशिश की, जिससे हवा के कई झोंके पैदा हुए। कुछ ही सेकंड बाद हवा के ये झोंके और भी ज्यादा बवंडर जैसे लगने लगे। कितना मजेदार! जू फेंग अचानक बुदबुदाया, जब उसे एहसास हुआ कि हारबिंजर टेम्पेस्ट फ्यूरी नाम का एक हुनर इस्तेमाल कर रहा था। टेम्पेस्ट फ्यूरी एक AOE एरिया ऑफ इफेक्ट हुनर था, जिसका उद्देश्य दुश्मन की दृष्टि और प्रतिक्रिया को बाधित और कमजोर करना था। उस स्थिति की बीमारी के अलावा टेम्पेस्ट फ्यूरी को एक आक्रामक हमला भी माना जाता था। इससे चोट लगना बहुत कष्टदायक होने वाला था। आखिरकार टेम्पेस्ट फ्यूरी से उत्पन्न हवा का दबाव किसी भी धातु को चीरफाड़ कर टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त था। जो लोग अपने जीवन के साथ बदकिस्मत हैं, उनके कवच की स्थायित्व शून्य हो सकती है और उनके नष्ट होने की संभावना भी हो सकती है। जैसे जैसे टेम्पेस्ट फ्यूरी तीव्र होती गई, कार्मिन और जेफ को जमीन पर अपना पैर जमाए रखना मुश्किल हो गया, जिसमें सबसे अधिक संघर्ष कार्मिन को करना पड़ा। अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए जू फेंग ने अचानक अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़ लिए। तो फिर ऐसा ही होगा, उसने मन ही मन सोचा और बिना उन्हें बताए उन दोनों से पूरी तरह दूरी बना ली। ऐसा करके उसने स्वयं को पूरी तरह से उजागर कर दिया तथा हारबिंजर के उद्देश्य को पूरा किया। निश्चित रूप से हारबिंजर समस्याग्रस्त व्यक्ति को अलग थलग देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जू फेंग की योजना से अनजान था। टेम्पेस्ट फ्यूरी की तीव्रता को बनाए रखते हुए हारबिंजर ने सीधे गोता लगाया, इस सुनहरे अवसर को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। चिंतित होकर जेफ ने अंततः देखा कि जू फेंग उसकी सुरक्षा सीमा से दूर चला गया था। अच्छा नहीं है, वह बुदबुदाया और जू फेंग की ओर दौड़ने और उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन अचानक तेज हवा के झोंकों ने उसे रोक दिया। यह स्पष्ट था कि हारबिंजर ने किसी को भी अपनी कार्रवाई रोकने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जहां तक जू फेंग का सवाल है, वह चुपचाप और धैर्यपूर्वक हारबिंजर के अपनी ओर आने का इंतजार कर रहा था। देखते हैं कौन मर रहा है। सारी बाधाओं को पार करते ही हारबिंजर की हत्या की नीयत और भी बढ़ गई।
उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई और साफ जाहिर था कि वह उसे इसी क्षण खत्म कर देना चाहता था। सावधान, जेफ ने जल्दी से चेतावनी देते हुए चिल्लाया, उम्मीद करते हुए कि जू फेंग समय रहते अपना बचाव कर सकेगा, भले ही संभावना गंभीर हो। वह हरबिंगर से उठती हुई शक्ति की लहर को महसूस कर सकता था। इस बीच संघर्ष कर रही कार्मिन ने अपने दांत पीस लिए और हवा की उथल-पुथल के बीच मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दबाव का विरोध करते हुए वह अपने मंत्रों को सक्रिय करने में सफल रही और उन्हें हरबिंगर की ओर फेंक दिया। और जैसे कोई चमत्कार हुआ, मंत्र ठीक हारबिंजर के पेट के नीचे उतरा। सफलता, कार्मिन ने कहा, यह सोचकर कि उसने जू फेंग की ओर बढ़ते हमले को रोक दिया है। हालांकि जैसे ही जेफ ने अपना सिर हिलाया और टिप्पणी की, नहीं, यह बहुत उथला है, तो उसका उत्साह तुरंत खत्म हो गया। निश्चित रूप से जब कार्मिन ने एक बार फिर हरबिंगर के पेट के नीचे की ओर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था, लगभग ऐसा लगा जैसे उस पर पहले कभी हमला ही नहीं हुआ था। तुम्हारा स्तर इतना कम है कि तुम इसकी ऊंची सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जेफ ने समझाया, क्योंकि उसे पता था कि जू फेंग को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसलिए वह बस यहीं रह सकता था और हवा के तूफान को उसे नुकसान पहुंचाने से रोक सकता था। चूंकि यह स्पष्ट था कि जू फेंग का अंत अवश्यंभावी था, इसलिए उसे कम से कम अपने बगल में बैठी कार्मिन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसके चेहरे पर एक उग्र भाव उभर आया, जो स्पष्ट रूप से जू फेंग को बचाने पर अड़ा हुआ था। जेफ के संरक्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर उसे नुकसान पहुंचाने वाली हवा की अशांति को नजरअंदाज करते हुए उसने 2 एलिमेंटलिस्टों को बुलाया तथा उन्हें हारबिंजर पर अधिक सटीकता से मंत्र डालने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग किया। हालांकि एलिमेंटलिस्ट्स के इस्तेमाल से नुकसान काफी कम हो जाता, लेकिन बदले में उसकी सटीकता बढ़ जाती। किसी शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल करने से बेहतर था कि वह मंत्रों का इस्तेमाल करे, क्योंकि वह मंत्र चूक जाता है। हालांकि हारबिंजर का कार्मिन के कार्यों से सावधान न रहना मूर्खता होगी। एक चीख के साथ इसने टेम्पेस्ट फ्यूरी को कार्मिन के चारों ओर इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया। हवा के तेज बहाव और तूफान के कारण कार्मिन का कवच लगभग फट गया तथा उसके स्वास्थ्य अंक तेजी से गिरने लगे। उसी समय हरबिंगर की कार्रवाई से उसके मंत्र रद्द हो गए, जिससे वह क्षणिक रूप से अचेत हो गई और हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। शुक्र है कि जेफ ने समय रहते प्रतिक्रिया कर दी, जिससे कार्मिन को और अधिक नुकसान पहुंचाने वाली हवा के बहाव को रोकने में मदद मिली। जहां तक हारबिंजर का प्रश्न है, उसने अपना ध्यान पुनः जू फेंग पर केंद्रित कर लिया, जो अभी भी उसी स्थिति में था। इस बार बिना किसी की रोक-टोक के हारबिंजर अविश्वसनीय गति से सीधे जू फेंग की ओर बढ़ा। जब उसने देखा कि जू फेंग बस स्थिर खड़ा है, तो उसका रोमांच और उत्साह और बढ़ गया। उसे साफ यकीन हो गया कि जू फेंग ने जिंदगी से हार मान ली है। चलो साथ मिलकर मरते हैं, जू फेंग ने बुदबुदाते हुए सीधे हमले का सामना किया, जिससे उसका स्वास्थ्य तुरंत 5% से नीचे गिर गया। हारबिंजर को विश्वास हो गया था कि उसने एक घातक प्रहार किया है और वह अपनी वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ होकर आगे बढ़ता रहा। चूंकि तुम्हें चोंच से हमला करना पसंद है, तो मैं बदले में तुम्हारे पंख काट दूंगा, जू फेंग ने पवित्र अग्नि फेंकते हुए उसे अपने पैरों के नीचे फेंकते हुए हंसी उड़ाई। आपकी अगली पुस्तक mvlenovelbin.net पर है। उसके चारों ओर आग की लपटें भड़क उठीं, जिससे भीषण गर्मी का एक घेरा बन गया। अचानक भड़की आग से अचंभित हारबिंगर दर्द से चीख उठा और उसके पंखों में आग लग गई। जू फेंग की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं जब उसने उस शक्तिशाली प्राणी को संघर्ष करते देखा। उसकी गतिविधियां उन्मत्त होती जा रही थीं। कुछ ही समय बाद हरबिंगर ने आकाश में ऊपर चढ़ने में सक्षम होने के कारण अपने पंखों की गति खो दी, जबकि जू फेंग का शेष 5% स्वास्थ्य आग की लपटों के कारण शून्य हो गया। सिस्टम, आप मर गए हैं। यह एक ऐसा संकेत था जो अधिकांश खिलाड़ियों को उनकी पहली मृत्यु के समय दिखाई देता था, लेकिन अधिकांश के विपरीत एक अतिरिक्त संकेत भी उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त उसे किसी ऐसे लोक में भेज दिया गया जहां उसका चारों ओर का वातावरण पूर्णतः अंधकार में था। चारों ओर नजर घुमाने पर भी अंधेरे के अलावा कुछ न देख जू फेंग अचानक हंस पड़ा। मुझे इस क्षेत्र में दोबारा आए हुए कितना समय हो गया है? उसने स्थिति से प्रसन्न होकर पूछा। रिवर गिल्ड के उच्च पद पर पहुंचने के बाद उसे मारे हुए काफी समय हो गया था।
इस तरह वह युद्ध में मरने का एहसास और अपनापन लगभग भूल ही गया था। फिर भी जैसे ही उसकी नज़र प्रॉम्प्ट पर पड़ी, उसे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जो उसे अपने पिछले समय में कभी नहीं मिला था। सिस्टम, पता चला है कि आपके पास दिव्य पुनरुत्थान कौशल है। क्या आप इसका इस्तेमाल करके खुद को पुनर्जीवित करना चाहेंगे? अधिकांश खिलाड़ियों के विपरीत, जब वे मर जाते हैं तो वे एक कूलडाउन चरण में चले जाते हैं और उस कूलडाउन टाइमर के दौरान एक मरहम लगाने वाला बाद में कौशल पुनर्जीवित का उपयोग करके उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है, जो स्तर 5 पर अनलॉक करने योग्य है। ये चिकित्सक दूसरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन वे स्वयं को कभी पुनर्जीवित नहीं कर सकते। बेशक जू फेंग कोई साधारण चिकित्सक नहीं था, क्योंकि उसने दिव्य पुनरुत्थान कौशल को सक्रिय करने के लिए तत्परता से स्वीकार कर लिया था। अन्यथा वह हरबिंगर के साथ मरने का प्रयास क्यों करेगा? अन्य लोगों को शायद पता न हो, लेकिन इस विशेष कौशल को सक्रिय करने पर उसे कोई मृत्युदंड नहीं मिलेगा। कौशल को सक्रिय करने के कुछ ही समय बाद जू फेंग अनेक कणों में विलीन हो गया तथा अंधकार क्षेत्र से बाहर निकल गया तथा उसकी दृष्टि शीघ्र ही पुनः स्पष्ट हो गई। तुम मर तो नहीं गए? सबसे पहले उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो सोच रही थी कि उसकी मौत कैसे नहीं हुई। अपना चश्मा ठीक करते हुए जू फेंग ने कार्मिन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें शुरू में नहीं बताया था? मैं खुद काफी विशेषज्ञ हूं। क्या तुमने किसी विशेषज्ञ को गिरते देखा है? हाँ, कार्मिन ने जू फेंग को चौंकाते हुए स्पष्ट उत्तर दिया। खांसने का नाटक करते हुए जू फेंग ने उसे अनदेखा किया और कहा, खैर, अब स्थिति क्या है? ठीक है। तुम दोनों के आग की लपटों में घिर जाने के बाद उस जानवर के पंख खराब हो गए थे, वह अब उड़ नहीं सकता था। जेफ अब जमीन पर उस जानवर का सामना कर रहा है और मैं बगल से उसे सहारा दे रही थी। कार्मिन ने जल्दी से वह घटना बता दी जो उसने मिस कर दी थी। साथ ही उसे कुछ राहत भी महसूस हुई कि जू फेंग की मृत्यु नहीं हुई और वह किसी अन्य शहर में पुनर्जीवित नहीं हुआ। मैं समझ गया। जू फेंग ने सिर हिलाया, उस लड़ाई को देखते हुए जहां अब हारबिंगर ही संघर्ष कर रहा था। कम से कम मेरी नकली मौत बेकार नहीं गई। वर्तमान में जेफ को हारबिंजर से लड़ते हुए देख रहा था, जो अब आसमान में नहीं उड़ सकता था। जू फेंग संतुष्ट था कि उसका जुआ अच्छी तरह से भुगतान किया गया था। आखिरकार उसने हरबिंगर के पंखों को घायल करने के लिए आग को तेज करने के लिए मुट्ठी भर मूल्यवान जड़ी बूटियां खर्च की। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि भूनकर मार दिए जाने का एहसास निश्चित रूप से आनंददायक नहीं था। यद्यपि वह ठीक हो गया था, फिर भी उसके अवचेतन में भुने हुए बारबेक्यू मांस की गंध अभी भी बनी हुई थी। मुझे नहीं पता कि यह स्काईरेजर हारबिंजर इतना आक्रामक क्यों है, लेकिन हमारे साथ खिलवाड़ करने के लिए इसे अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया। क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? कार्मिन ने अचानक पूछा, अभी भी अपने एलिमेंटलिस्ट्स को नियंत्रित करते हुए कभी कभी हारबिंजर की गति में बाधा डाल रही थी। एक पल के लिए विचार करने के बाद जू फेंग ने अंत में अपना सिर हिलाया। अब उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, कार्मिन, उसने शांति से कहा। आसमान में उड़ने की क्षमता के बिना हारबिंगर ने अपना अधिकांश लाभ खो दिया। जेफ एक बेरसकर है और अब मैदानी लाभ सिर्फ उसका था। अगर वह डोमिनियन रैंड को जानते हुए भी कमजोर हारबिंगर से नहीं निपट सकता, तो उसे अपनी भाड़े की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। डोमिनियन रैंड फिर से? एरान कार्मिन अभी भी इसके पीछे के निहितार्थ को नहीं समझ पा रही है। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जू फेंग को संदेह था कि किसी के पास अभी तक इसके बारे में ऐसी जानकारी होगी। आखिरकार जब तक खिलाड़ी अपना टियर एडवांसमेंट पूरा नहीं कर लेते, तब तक स्किल ट्री स्लॉट में उनके कौशल दिखाए ही नहीं जाते। वर्तमान खिलाड़ी केवल टियर 0 पर हैं और वे जो कौशल सीख सकते हैं वे सीमित हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि टियर 0 कौशल वृक्ष में सभी कौशल बेकार हैं। सच कहूं तो कोई भी कौशल बेकार नहीं होता। सिर्फ वे खिलाड़ी बेकार होते हैं जो अपने कौशल का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर पाते। कुछ ही देर बाद कार्मिन को आगे पूछताछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि लड़ाई में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। जेफ दहाड़ा, उसका युद्ध कुल्हाड़ा एक अशुभ लाल आभा से चमक रहा था जब उसने डोमिनियन रैंड को छोड़ा। हारबिंजर के नीचे की जमीन फट गई और कांप उठी
और जब विनाशकारी हमले ने उसकी सुरक्षा को तहस-नहस कर दिया, तो जानवर पीड़ा से चीख उठा। कमाल है, कारमेन ने जेफ के लगातार हमले के आगे हार्बिंगर को लड़खड़ाते हुए देखकर बुदबुदाया। अपने पंखों के अपंग और अपनी ताकत कम होते देख कभी ताकतवर रहा यह जानवर अब बरसरकर के गुस्से की दया पर था। लगता है लड़ाई खत्म हो गई है, जू फेंग ने खुलकर कहा। अगर कुछ और अप्रत्याशित बदलाव या बाहरी कारण न होते, तो हार्बिंजर का जेफ के हाथों मरना तय था। निश्चित रूप से कुछ ही मिनटों बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ क्योंकि हार्बिंजर ने अपनी अंतिम सांस ली, उसकी आंखें अनंतकाल के लिए बंद हो गईं। इसके बाद लड़ाई में सहायता करने के कारण कारमेन के अनुभव अंक काफी बढ़ गए। इस बीच जू फेंग थोड़ा हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके अनुभव अंक, जो राक्षसों को मारते समय हमेशा घोंघे की गति से बढ़ते थे, अब नग्न आंखों से दिखाई देने वाली दर से बढ़ रहे थे। क्या बात है? उलझन में जू फेंग को यकीन था कि उसके डिबफ में अभी एक दिन बाकी है। फिर भी इसने उसे अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलकर जांच करने से नहीं रोका। MVLE novelbin.net के विशेष अध्यायों का आनंद लें। जब उसने इसे खोला और पाया कि डिबफ खत्म हो गया है, तो जू फेंग चिंतित हो गया। यह दोष कैसे गायब हो गया? जू फेंग ने चुपचाप सोचा। अचानक उसे यह एहसास हुआ कि यह उसकी मृत्यु से संबंधित है, जो वास्तव में मृत्यु नहीं थी, क्योंकि उसने दिव्य पुनरुत्थान को सक्रिय कर दिया था। यद्यपि उसे कोई मृत्युदंड नहीं मिला, फिर भी सिस्टम ने उसे एक बार मरते हुए के रूप में दर्ज कर लिया, और शायद इसी कारण से डिबफ गायब हो गया। आखिरकार एक तरह से उस समय पवित्र अभयारण्य से उनका पलायन अनैतिक था। इसलिए वहां के NPC अब भी यह मान सकते हैं कि वह मिरेकल गार्डन में फंस गया है, जिससे डिबफ सक्रिय बना रहेगा, मानो वह वास्तव में पकड़ा गया हो और हिरासत में लिया गया हो। हालांकि अब चूंकि सिस्टम लॉग के अनुसार वह आधिकारिक तौर पर एक बार मर चुका है, इसलिए डिबफ स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगा, क्योंकि इसे किसी मृत व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता। बेशक सब कुछ केवल उसकी अटकलें थीं, और जू फेंग को वास्तव में पता नहीं था कि यह कैसे हुआ। जो भी हो, यह कोई भयानक बात नहीं है, जू फेंग ने मन ही मन सोचा, और किसी तुच्छ बात के लिए अपने दिमाग पर अधिक भार न डालने का निर्णय लिया। यह जानवर वास्तव में आसान नहीं है, कारमेन ने कहा। अब जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो वह थकी हुई महसूस कर रही थी। उसे जू फेंग ने सलाह दी थी कि जेफ की सहायता करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह फिर भी कुछ योगदान देना चाहती थी। जू फेंग के विपरीत, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसके पंखों को लगभग अपंग कर दिया था, उसने कुछ भी उपयोगी नहीं किया। या कम से कम वह तो यही मानती थी। तुम्हें आराम करना चाहिए, जू फेंग ने शांति से सलाह दी। तुम बार बार अपने मन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हो और एक साथ इतने सारे मंत्रों का लगातार जाप करने का असर तुम पर पड़ने लगेगा। हाँ, मुझे ये खेल समझ नहीं आ रहा, कारमेन जमीन पर गिरते हुए जोर से हांफने लगी। इतने सारे मंत्र पढ़ने के बाद मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है? इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह कोई साधारण खेल नहीं है। जू फेंग उसके प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार देना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उन्होंने एक और तरह की व्याख्या देने का फैसला किया जो समझने में आसान हो। यह एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जो हमारे दिमाग को इस दुनिया की सेटिंग से जोड़ता है। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके कथित वास्तविक जीवन के प्रदर्शन की नकल करता है, इसलिए आपको एक गहन अनुभूति होती है। क्या ऐसा है? कारमेन ने गहरी सोच में डूबी हुई भौहें सिकोड़ लीं। उसकी बातें सही थीं, क्योंकि असल जिंदगी में वो शारीरिक रूप से उतनी फिट नहीं थी। या यूं कहे कि वो शायद ही कभी इतना हिलती डुलती थी, इसलिए लंबी लड़ाई के बाद वो काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। मुझे लगता है कि लॉग आउट करने के बाद मुझे थोड़ा और व्यायाम करना होगा, उसने मन ही मन एक टू डू सूची बना ली। इस बीच जू फेंग ने उसकी स्थिति पर ध्यान दिया और महसूस किया कि ऐसी स्थितियों को बार बार होने से रोकने के लिए उसे तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। समय को देखते हुए निंग यी को डीन कियाओ के बारे में पहले ही काफी जानकारी मिल जानी चाहिए थी, उसने मन ही मन सोचा, और बेसब्री से उसके फोन का इंतजार करने लगा ताकि वह अपनी अगली योजना पर आगे बढ़ सके। जब कारमेन ने पर्याप्त आराम कर लिया, तो जू फेंग ने उस पर सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम हमारी लूट की जांच करने के लिए तैयार हो? लूट गिराओ?
कार्मेन ने भौहें उठाईं, स्पष्ट रूप से उस इनाम के बारे में भूल गई जो राक्षसों को मारने पर अक्सर मिलता था। हाँ, स्काईरेजर हारबिंजर को यहाँ अधिपति माना जा सकता है, इसलिए इसकी लूट अद्भुत होनी चाहिए, जू फेंग ने शांति से समझाया। कुछ सेकंड बाद कार्मेन, जो पहले उदासीन लग रही थी, अचानक एक प्रसन्न मुस्कान बिखेरने लगी। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया तथा उसे घसीटते हुए हारबिंजर की लाश की ओर ले गई। शू फेंग अवाक रह गया और केवल अपनी गति बढ़ाकर उसके साथ कदम मिला सकता था, ताकि चट्टानी इलाके में ठोकर खाने की संभावना से बचा जा सके। जेफ, लूट का माल कैसा है? कार्मेन ने अपनी पकड़ छोड़ी और जेफ से पूछा, जो लूट के माल और आसपास की सुरक्षा कर रहा था। जहां तक लूट का माल अपने पास रखने की बात है, तो यह असंभव था। आखिरकार, जेफ अपने द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध से बंधा हुआ था, जिसका अर्थ था कि यदि वह लूट का माल चाहता भी था, तो उसके लिए उसे प्राप्त करना असंभव था, जब तक कि कार्मेन उसे कुछ हिस्सा नहीं दे देती। बेशक, यह स्वेच्छा से किया जाना चाहिए, न कि जबरदस्ती या धमकी के माध्यम से। यही मुख्य कारण था कि भाड़े के सैनिक लोकप्रिय थे और उनकी मांग बहुत अधिक थी। 10 संकेत कि आपका नया रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी कमीशन को पूरा करने में उनकी उच्च सफलता दर के अलावा अनुबंध प्रभाव के कारण उनकी ईमानदारी पर भी भरोसा किया जा सकता है। कुल मिलाकर 5 सामान्य, 3 उच्च सामान्य, 6 असामान्य तथा 2 उच्च असामान्य उपकरण हैं, जेफ ने स्पष्ट रूप से बताया, मानो उसे लूट में कोई रुचि नहीं थी। यह तो अद्भुत है। हालांकि कार्मेन लूट का इनाम सुनकर बहुत खुश हुई। इतना सारा काम करने के बाद भी एक भी दुर्लभ उपकरण नहीं मिला। जू फेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी, वह लूट की इस गिरावट से स्पष्ट रूप से नाखुश था। हरबिंगर को उसके बलिदान की कीमत पर मार दिया गया था, इसलिए वह ऐसे औसत दर्जे के पुरस्कारों से कैसे नाराज नहीं हो सकता था। अरे, क्या तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते? कार्मेन ने बिना किसी खुशी के उग्र भाव से उसकी ओर रुख किया। ये लूट के वो सामान हैं जो हमें अपनी पहली कड़ी लड़ाई में मिले थे। हमें इस पर खुश होना चाहिए, खासकर जब ये दुर्लभ चीजें कम ही मिलती हैं। उसकी प्रतिक्रिया से चिढ़कर उसने डांटा। क्या यह सचमुच लूनर रेत था? जू फेंग को आश्चर्य होने लगा कि क्या उसने उसे कोई और समझ लिया था। चूंकि ऐसा ही है, तो आप मेरे भावी गिल्ड के स्वागत उपहार के रूप में सभी उपकरण ले सकती हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से उसे शामिल करने का अवसर लेते हुए कहा। अफसोस, कार्मेन को सतह पर धोखा देना आसान लग सकता है, लेकिन उसकी सतर्कता बहुत अधिक थी। उसने सिर हिलाकर तुरंत ही उसकी बात ठुकरा दी। ये लूट हम तीनों ने मिलकर कमाई है, इसलिए हमें इसे आपस में बराबर बराबर बांट लेना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। फिर कार्मेन ने लूट का माल बांटना शुरू किया और बोली, जेफ और फेंग ने ज्यादातर काम कर दिया है, इसलिए आप में से हर एक को एक सुपीरियर अनकॉमन उपकरण मिलेगा। 6 अनकॉमन उपकरणों को 3 भागों में बांटा जाएगा, और हम में से हर एक को 2 मिलेंगे। सुपीरियर कॉमन के लिए हम में से हर एक को 1 मिलेगा, जबकि कॉमन के लिए मुझे 1 मिलेगा और आप लोगों में से हर एक को 2 मिलेंगे। मुझे भी लूट का माल मिलेगा। जू फेंग के जवाब देने से पहले ही जेफ घबरा गया और उसने खुद की ओर इशारा किया। यह स्पष्ट था कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सबसे अधिक योगदान देने के बावजूद उन्हें लूट में हिस्सा मिलेगा। यह उसका भाड़े का कर्तव्य था, इसलिए नियमों के अनुसार उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस बीच कार्मेन ने गंभीर भाव बनाए रखा और स्पष्ट रूप से कहा, आपने काम किया है, इसलिए निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। यह सुनकर जेफ अनजाने में जू फेंग की ओर मुड़ा और उसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया कि वह इस टीम का असली कमांडर है। कुछ क्षण के लिए चुप रहकर जू फेंग ने बस अपना चश्मा ठीक किया और कहा, चूंकि वह यही चाहती है, तो हम इसे उसी तरह करेंगे। याहू! जेफ तुरंत खुशी और उत्साह से भर गया और लूट की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं क्योंकि उसे बराबर का हिस्सा मिल गया था। साथ ही कार्मेन के लिए उसकी प्रशंसा भी बढ़ गई। वह पहले उसके प्रति इतना असभ्य कैसे हो सकता था? वह वस्तुतः एक देवी थी। जैसे ही वह कुछ उपकरण लेने वाला था, जू फेंग ने अचानक अपने डंडे से उसके हाथ पर हल्के से वार किया।
8 अनोखे तोहफे जो सेलिब्रिटीज ने अपने पार्टनर्स को दिए हैं। मिला कुनिस ने एश्टन के गुप्त स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में बताया। फिटकरी के ये उपाय बदलेगी मंदी, आर्थिक तंगी से मिलेगी मुक्ति। वह चौंक कर पीछे मुड़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। लूट का माल तो बांटा जाएगा, लेकिन किसे क्या मिलेगा यह मैं चुनूंगा, जू फेंग ने शांत भाव से कहा। ठीक है, बिल्कुल, जेफ ने सिर हिलाया और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से वह व्यवस्था से असहमत नहीं था। लूट का कुछ हिस्सा मिल जाना ही काफी था। जैसे ही जू फेंग ने अपना हाथ हिलाया और उसे बताया कि जब तक वह वितरण की गणना नहीं कर लेता तब तक वह आसपास ही रहे, कार्मेन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। क्या तुम्हें उसके हाथ पर थप्पड़ मारना पड़ा? कार्मेन ने फुसफुसाते हुए पूछा। यह उसे चेतावनी देने के लिए है, जो अभी भी टीम का प्रभारी है, जू फेंग ने शांति से समझाया। लूट का माल बांटना ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं तो आप यह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि भविष्य की व्यवस्था में उसकी भी आवाज हो सकती है। लेकिन हम एक टीम हैं। हाँ, एक टीम जिसमें जेफ को भाड़े पर रखा गया है। उसे भुगतान किया जा रहा है और एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, जबकि हमारे पास ऐसा कोई अनुबंध नहीं है। जब जू फेंग ने कार्मेन की अज्ञानता भरी नजर देखी तो उसने धीरे से आह भरी। क्या तुम्हें नहीं पता कि खिलाड़ियों पर भरोसा करना मुश्किल होता है? उसने उसे उनकी पहली मौत की याद दिलाते हुए पूछा। तुरंत ही कार्मेन का मूड खराब हो गया। उसने अपने होंठ भींच लिए। हाँ, खिलाड़ी घृणित होते हैं, लेकिन आप उनमें से एक नहीं हैं, है ना? ओह, मेरा विश्वास करो, मैं बहुत ही घृणित हूं, जू फेंग ने सुधार किया। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कौन था। बस इतना जान लीजिए कि ऐसी स्थिति में, खासकर जब आप खुले मैदान में हों, इस तरह की लूट कभी भी बराबर नहीं बांटी जा सकती। हमेशा एक बड़ा झगड़ा होगा। तो क्या यह अनैतिक नहीं है? कार्मेन हक्की बक्की रह गई। जैसे ही उसने यह कहना समाप्त किया, जू फेंग ने उसके माथे पर हाथ मारा और उपहास किया। इस दुनिया में नैतिकता व्यर्थ है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई विश्व बॉस इवेंट हो रहा है, तो भले ही आप वो व्यक्ति या टीम हो जिसने मारक प्रहार किया हो या सारी मेहनत की हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बाकी खिलाड़ियों से अलग मैदान छोड़ भी पाएंगे। जू फेंग के अचानक कठोर और ठंडे स्वर से कार्मेन चौंक गई, मानो वह किसी और ही इंसान में बदल गया हो। लेकिन उसे सबसे अधिक हैरानी इस बात से हुई कि उसके शब्द बिल्कुल सही लग रहे थे। आखिरकार उसे उस घटना की याद आ गई थी जब उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय हम एक लेवल 5 राक्षस को मारने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उसने एक सुपीरियर कॉमन गिरा दिया, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के साथ जमकर लड़े। कार्मेन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे इस गिरावट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि कुछ भी न मिलना ही उचित है। लड़ाई में उसका योगदान बहुत कम था। इस तरह वह क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गई, यह सोचकर कि एक टीम के रूप में वे सतही तौर पर कितने सामंजस्यपूर्ण दिखते हैं। चूंकि उसने अपना काम सही ढंग से किया था, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए उसे लगा कि समान रूप से बांटना ही सही विकल्प होगा। हालांकि जू फेंग के शब्दों और चेतावनियों ने उसे अपनी मानसिकता पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या आप यह कह रहे हैं कि हमें जेफ को कुछ भी नहीं बांटना चाहिए? कार्मेन ने पूछा। उसके स्वर में कड़वाहट का भाव था। नहीं, हम इसे उसे वितरित करेंगे क्योंकि आपने पहले ही ऐसा कहा है, जू फेंग ने शांति से उत्तर दिया। अपने होठों को हल्के से काटते हुए, सिर नीचे झुकाते हुए, उसने बाद में पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने आपसे पहले सलाह लिए बिना ही यह निर्णय ले लिया? उसे जवाब देने की जहमत उठाए बिना जू फेंग ने केवल उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। उसके हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए कार्मेन भी बाद में चुप रही। इस हरकत से साफ जाहिर था कि जू फेंग नाराज नहीं था। दरअसल जब उसने और सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह तो बस उसे सही सलाह देने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसे कभी किसी और के साथ टीम बनानी पड़े तो उसे क्या करना चाहिए। इसके साथ ही वह यह भी नोटिस करने लगी कि जू फेंग पूरे समय लूट के प्रति उदासीन रहा था। जरा जेफ पर एक नजर डालिए। वह मजबूत था, लेकिन इन लूटों के सामने भी उसने अपना धैर्य खो दिया और यहां तक कि खुशी से उछल पड़ा। हालांकि जू फेंग शांत और संयमित था,
मानो लूट का ढेर उसकी नज़र में सिर्फ कचरा हो। यहाँ तक कि वह इस लूट को एक स्वागत उपहार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वह उसके भविष्य के गिल्ड में शामिल होने के लिए राजी हो जाए। ऐसे व्यक्ति का गिल्ड लीडर होना इतना बुरा नहीं है, कार्मेन ने मन ही मन सोचा। उसकी सोच से अनजान जू फेंग ने सचमुच कोई अच्छी प्रतिष्ठा बनाने की योजना नहीं बनाई थी। वह बस इतना चाहता था कि कार्मेन सतर्क रहे और भविष्य में अगर वे अलग हो जाएं तो कोई लापरवाही न बरते। यद्यपि वह चाहता था कि वह उसके समूह में रहे, इसका अर्थ यह नहीं था कि वह उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा। वह दूसरों के साथ पार्टी करने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन ऐसा करते समय वह उसे यह समझाना चाहता था कि मनुष्य जटिल हैं, चाहे वह क्रियाओं या भावनाओं के संदर्भ में हो। अगर वह सतर्क रही तो शायद इस समय में वह निर्दयी राक्षसी न आए, जू फेंग ने सोचा। ऐसी निर्दयी राक्षसी का न होना निश्चित रूप से एक नुकसान था, लेकिन उसे इस पर दया नहीं आई। चूंकि वह उसकी पिछली टाइमलाइन में शीर्ष पर पहुंच सकती थी, तो इस टाइमलाइन में भी वह ऐसा जरूर कर सकती थी। अलग-थलग और दूर रहने वाली अफवाहों से बेहतर था कि वर्तमान कार्मेन के साथ बातचीत की जाए। कुछ देर बाद जू फेंग ने वस्तुओं का निरीक्षण करना शुरू किया। निरीक्षण के लिए कुल 16 वस्तुएं थीं, लेकिन यह देखते हुए कि यह कार्मेन की पहली कठिन लड़ाई थी, उसने उनमें से प्रत्येक की जांच करने का फैसला किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुपीरियर अनकॉमन वस्तुओं की जांच शुरू कर दी, जैसे हरिकेन क्लोक और स्काईरेजर टैलेंट्स। हरिकेन क्लोक पहनने वाले के चारों ओर हवा से सुरक्षा कवच बनाने में मदद करता था, जिससे नुकसान कम होता था। सरल शब्दों में कहें तो यह नुकसान कम करने वाला एक उपकरण था। जहां तक स्काईरेजर टैलेंट्स की बात है, यह एक उन्नत दस्ताना था जो आक्रमण शक्ति को बढ़ाता था और दुश्मनों को मारते ही अचेत करने का अवसर प्रदान करता था। ये स्काईरेजर टैलेंट्स जेफ के लिए छोड़ दिए जाएंगे। जू फेंग ने झटपट कार्मेन को सामान थमा दिया। दोनों उपकरणों का वजन देखकर उसके लिए पंजे की बजाय लबादा लेना ज्यादा फायदेमंद लगा। और तो और, पंजे खुद भी काफी भद्दे लग रहे थे। MVLEnovelbin.net पर अपनी गाथा जारी रखें। इस बीच कार्मेन ने टैलेंट स्वीकार कर लिया और उस वस्तु का विवरण पढ़ा। पढ़ते पढ़ते वह इस बात पर सहमत हो गई कि यह वस्तु जेफ के लिए ज्यादा उपयुक्त है। जेफ एक बेर्सकर है और हमारा मुख्य DPS है, उसने टिप्पणी की। उसे लगा कि ये पंजे जेफ के लिए बिल्कुल उपयुक्त होंगे। लबादा पहनने के कुछ ही देर बाद जू फेंग ने असामान्य उपकरण पहनना जारी रखा। यह सोचने के बजाय कि उसके लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाए, उसने पहले यह देखा कि कौन सा उपकरण जेफ के लिए मददगार होगा। कुछ सेकंड बाद जू फेंग ने 2 कवच उठाए, विंड ब्रेकर कवच और पंखदार मेंटल। कवच ने अच्छी सुरक्षा प्रदान की और साथ ही चपलता भी बढ़ाई और मेंटल ने जादूटोने के प्रतिरोध में मामूली वृद्धि की। ये दोनों भी जेफ के लिए होंगे, फिर उसने उन्हें कार्मेन को सौंप दिया। ठीक है। यह हारबिंजर का हेलमेट, चमड़े के जूते और हारबिंजर के पंजे भी जेफ के लिए होंगे, उन्होंने जेफ को आवंटित प्रत्येक उपकरण को अंतिम रूप देते हुए कहा। हेलमेट बेहतर सामान्य था जबकि बूट्स और टैलेंट्स सामान्य थे। हेलमेट के अलावा आखिरी 2 टुकड़े जू फेंग के हिसाब से घटिया और कुछ हद तक बेकार थे। जैसे ही कार्मेन ने उन्हें स्वीकार किया, उसने कहा, मैं यह उपकरण पहले जेफ के पास लाऊंगी। जू फेंग ने सिर हिलाते हुए बस अपना हाथ हिलाया, उसका ध्यान उपकरण पर केंद्रित था। कुछ समय बाद कार्मेन खुशी से उछलती हुई जेफ की ओर दौड़ी, जिसने भी उपकरण प्राप्त करने के बाद कार्मेन की तरह हंसना और धन्यवाद करना शुरू कर दिया। क्या ये सचमुच मुझे आवंटित किए गए हैं? जेफ ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा, उसके हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहे थे। बेशक, फेंग ने व्यक्तिगत रूप से इसे चुना है, कार्मेन ने उसे आश्वस्त किया। हाँ, ये उपकरण सचमुच मेरे लिए एकदम सही है। जब वे खुशी-खुशी बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने काफी शोर मचाया, जिससे जू फेंग का ध्यान भंग हो गया। पीछे मुड़कर जू फेंग ने देखा कि वे दोनों इधर-उधर उछलने के करीब थे। क्या इस पर खुश होना वाकई जायज है? उसने मन ही मन सवाल किया, क्योंकि उन्हें उनकी हरकतें अतार्किक लग रही थीं। मैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दूंगा। कुछ देर इधर-उधर घूमने के बाद कार्मेन ने खुद को यह कहते हुए टाल दिया कि वह जू फेंग का हालचाल जानना चाहती है। आगे बढ़ो, लेडी व्रेथ। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी आसपास की रखवाली करूंगा।
जेफ ने गंभीरता से कहा और अवचेतन रूप से अपना नया गियर दिखाया। यह स्पष्ट था कि वह कार्मेन की उदारता के लिए आभारी था और इस काम में और अधिक प्रयास करने को तैयार था। ठीक है, मैं रखवाली का काम तुम पर छोड़ती हूँ, कार्मेन हल्के से मुस्कुराई और तुरंत जूफेंग के पास लौट आई। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शुरुआती उपकरण ज्यादातर गायब हो चुके थे और सिर्फ 5 टुकड़े जमीन पर बचे थे। उसने मन ही मन उन्हें गिन लिया। एक सुपीरियर कॉमन, 2 अनकॉमन और एक सुपीरियर अनकॉमन। तुरंत ही उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह जूफेंग की ओर मुड़ी। वहां क्यों है? इससे पहले कि वह अपना प्रश्न आगे बढ़ा पाती, जूफेंग अचानक खड़ा हो गया और गलती से अपना लबादा दिखा दिया। हालांकि अब उसने जो लबादा पहना था वह हरिकेन लबादा नहीं था, बल्कि एक पंखदार लबादा था, एक सामान्य उपकरण। दोनों लबादे दिखने में कुछ हद तक एक जैसे थे, लेकिन बाद वाला पूरी तरह से घटिया संस्करण था। उसने विवरण पढ़ा था और जानती थी कि पंखों वाला लबादा बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ दिखावटी आकर्षण के लिए था और कुछ नहीं। अरे, क्या तुमने मेरे सुपीरियर अनकॉमन उपकरण को नहीं देखा? जूफेंग ने कुछ कदम पीछे हटते हुए सख्ती से चेतावनी दी, मानो वह उसे छीनने से डर रहा हो। उसे भोली कहें या कुछ और, लेकिन कार्मेन को धिक्कार होगा यदि वह यह मान ले कि उसने गलती से गलत लबादा पहन लिया है। मैं अभी भी आपके गिल्ड में शामिल होने के लिए राजी नहीं होंगी। कम से कम मेरी मौजूदा परिस्थितियों और उससे जुड़े विचारों को देखते हुए तो नहीं, उसने अपना रुख स्पष्ट करते हुए घोषणा की। अगर तुम शामिल होने के लिए सहमत भी हो जाओ तो भी मैं तुम्हें अपना लबादा नहीं दूंगा। जूफेंग ने अपनी आंखें घुमाईं और अडिग रहा। यद्यपि वह बहुत गंभीर लग रहा था, लेकिन कार्मेन को पूरा यकीन था कि वह नाटक कर रहा था और उसे सुपीरियर अनकॉमन क्लोक लेने की अनुमति दे रहा था। अगर कोई इस तरह बेवकूफ बनने वाला था, तो उसके दिमाग में सबसे आखिरी नाम जूफेंग का ही आता। पूरी बातचीत के दौरान, खासकर लड़ाई के दौरान, वह उन सब में सबसे ज्यादा शांत था। हाँ, वे अंततः सफल हुए क्योंकि जूफेंग ने हरबिंगर के पंखों को अपंग करने में कामयाबी हासिल की, अन्यथा जेफ उसे मारने में सक्षम नहीं हो पाता। आखिरकार, हरबिंगर हमेशा आसमान में उड़ सकता था और जब उसे पता चलता कि उसकी हार निकट है तो वह भाग सकता था। novelbin.net पर नए अध्याय पढ़े। हाँ, मैं आपके बेहतरीन असामान्य उपकरण को घूरकर गलत थी, कार्मेन ने कहा और अपने तथाकथित सामान्य उपकरण को पकड़ते हुए उसकी दुर्लभता पर जोर दिया। कुछ ही समय बाद, उसने प्रामाणिक हरिकेन क्लोक पहन लिया और तुरंत ही इसका प्रभाव महसूस किया। अरे, मेरा उपकरण गहरे हरे रंग में कैसे चमक रहा है? उसने खुद की ओर देखा और उलझन में पूछा। चमक प्रभाव बंद करो, जूफेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए समझाया। ओह! मानो उसे समझ आ गया हो कि क्या गड़बड़ है, उसने झट से चमकने वाला इफेक्ट बंद कर दिया। उसमें चमकने वाला इफेक्ट क्यों था? ताकि लोग अपने उपकरणों का प्रदर्शन कर सकें या उनकी शेखी बघार सकें। लेकिन क्या यह बहुत ज्यादा चमकदार और आंखों को अंधा करने वाला नहीं है? यह शक्ति प्रदर्शन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे औसत खिलाड़ी को अंधा करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी, मेरा सुझाव है कि चमक प्रभाव को बंद न करें क्योंकि इससे आपको ही परेशानी होगी। इससे पहले कि जूफेंग अपनी व्याख्या जारी रख पाते, कार्मेन ने बीच में ही कहा, उन लालची खिलाड़ियों से परेशानी जो आपके उपकरण चुराना चाहते हैं, है ना? सिर हिलाते हुए, जूफेंग ने प्रशंसा की, बहुत अच्छा, अब आप सीख रहे हैं। शर्म से मुस्कुराते हुए, वह अन्य सभी उपकरणों से लैस होने लगी, जिससे उसकी विशेषताओं में तुरंत ही काफी वृद्धि हो गई। फिर भी, उसने उसे चेतावनी दी, मैं उपकरण की सराहना करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में आपके संघ में शामिल हो जाऊंगी। ठीक है, तुम सोचती रहो। मुझे यकीन है कि तुम देरसबेर जरूर शामिल हो जाओगी। जूफेंग ने आत्मविश्वास से भरते हुए अपना चश्मा ठीक किया। उसकी उदारता और सलाह से उसे पूरा यकीन था कि वह पहले से ही उसके बारे में अलग राय रखती है। वह अभी भी संघों से सावधान हो सकती है, लेकिन कम से कम उसने उसके प्रति अपनी सतर्कता कम करनी शुरू कर दी है। कम से कम यही तो मायने रखता था। इस बार उसके साथ साहसिक यात्रा करने का उसका मकसद एक रिश्ता और विश्वास बनाना था। और आक्रामक स्काईरेजर हारबिंजर के कारण,
उनके लक्ष्य को सफलता के करीब लाने में मदद मिली। खैर, हमें आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए, जू फेंग ने शांति से कहा। हार्बिंगर ने हमारा समय तो बढ़ा दिया, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं है। अब हम सबके कौशल और क्षमता को समझ गए हैं, जिससे आयरनहाइड बेहेमोथ का सामना करना हमारे लिए आसान हो गया है। अरे, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए 2 एलिमेंटलिस्ट्स को नियंत्रित करना आसान हो गया है। कार्मेन ने अपनी मुट्ठी भींची और सिर हिलाया। नए गियर्स पहनने के बाद से उसे मन की लहर बढ़ती हुई महसूस हुई, जिससे उसे अपने कौशल का उपयोग करने में सहजता का एहसास हुआ। कुछ ही देर बाद कार्मेन जेफ के पास गई और उसे बताया कि अब जाने का समय हो गया है। निश्चिंत रहो, लेडी व्रेथ, जेफ ने अपने नए कवच को थपथपाते हुए ठंडी मुस्कान दी। यहां मेरी मौजूदगी में आयरनहाइड बेहेमोथ या कोई भी दूसरा राक्षस, जिसका हम सामना करेंगे, मुझसे बच नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई राक्षस हमें नुकसान पहुंचाने आएगा तो मैं उपकरण वापस ले लूंगा, जू फेंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। जू फेंग की कठोर स्थिति देखकर जेफ अवाक रह गया। क्या वह इसे महज एक अलंकार के रूप में नहीं कह रहे थे? सभी राक्षसों को उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकना वाकई संभव नहीं था। इसके अलावा आयरनहाइड बेहेमोथ आसानी से एओई क्षति पहुंचा सकता था, और अगर वे उसकी परिधि में होते तो उन्हें नुकसान पहुंचता। उस पर ध्यान मत दो, जेफ, कार्मेन ने आगे बढ़ते हुए कहा, और आगे बोली, फेंग को बस दूसरों को चिढ़ाना पसंद है, इसलिए इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जेफ ने जल्दी से थोड़ा झुककर मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। इस बीच जू फेंग को कोई खुशी नहीं हुई और उसे एहसास हुआ कि कार्मेन खुद को कुछ ज्यादा ही सहज बनाने लगी है। वह उसकी तरफ से भी बात करने लगी थी। क्या मुझे यह अच्छा व्यवहार बंद कर देना चाहिए और उसके साथ काई जैसा व्यवहार करना चाहिए? जू फेंग ने मन ही मन सोचा, उसे कुछ उलझन महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद तीनों ने अपनी अपनी चीजें तैयार कर लीं, कुछ ने अपने लिए नए उपकरण खरीद लिए और कुछ ने नहीं। कार्मेन और जेफ के विपरीत, जो स्काईरेजर हार्बिंगर की लूट से संतुष्ट थे, जू फेंग ने इस पर नाराजगी जताई। हालांकि इसका मुख्य कारण यह था कि उसके पास बेहतर उपकरण थे। उन्होंने लोहार फियोना से काफी सारी वस्तुएं खरीदीं, लेकिन उनके निम्न स्तर के कारण उन्हें सुसज्जित करने का कोई अवसर नहीं मिला। अब जबकि वह आवश्यक स्तर तक पहुंच गया था, जू फेंग ने अभी भी उन्हें सुसज्जित नहीं किया था। और नहीं, ऐसा नहीं था कि वह इसके बारे में भूल गया था, बल्कि उसे लगा कि इसकी जरूरत नहीं थी। अगर वह उन्हें अभी से तैयार कर देता, तो जेफ और कार्मेन की समझ से वे उसके बदलाव को तुरंत नोटिस कर लेते। उस समय तक यह एक परेशानी का विषय बन जाएगा, क्योंकि वे उससे पूछताछ करेंगे या उसे संदेह की दृष्टि से देखेंगे। जिनके पास धन है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, जू फेंग ने सोचा। वह तब तक विनम्र रहना पसंद करता था, जब तक कि उसके लिए दिखावा करने का समय न आ जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए तीनों ने लगातार आगे बढ़ना जारी रखा, और सौभाग्य से कुछ राक्षसों की ओर से कोई आकस्मिक आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है, हम आयरनहाइड बेहेमोथ के क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जेफ ने रुककर सावधानी से समझाया। स्काईरेजर हार्बिंजर की तुलना में आयरनहाइड बेहेमोथ थोड़ा कमतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे नीचे ले जाना आसान था। 10 महत्वपूर्ण संकेत जो बताते हैं कि आपका रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार आयरनहाइड बेहेमोथ की रक्षा कोई मजाक नहीं थी, और इसकी आक्रामक शक्ति तकनीकी रूप से अधिक भयंकर और दबंग थी। जब जेफ युद्ध योजना समझाने वाला था, तो जू फेंग ने अपना हाथ उठाया। अचंभित होकर जेफ ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? कार्मेन भी उसके संकेत से उतनी ही उलझन में थी, लेकिन वह चुप रही, मानो उसके बोलने का इंतजार कर रही हो। इस बार मैं युद्ध की कमान संभालूंगा, उसने जेफ और कार्मेन को चौंकाते हुए खुलासा किया। पूरी यात्रा के दौरान जू फेंग बस पृष्ठभूमि में चुपचाप साथ दे रहा था, कोई सलाह या रणनीति नहीं दे रहा था। स्काईरेजर हार्बिंजर के लिए भी यही स्थिति थी। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि उसकी योजना क्या थी, जब उसने खुद को उनसे अलग कर लिया और उस राक्षस का सीधे सामना करने का निर्णय लिया। और हालांकि कार्मेन ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वह उसके इस जोखिम भरे कदम से सचमुच बहुत नाराज थी।
उसने यह बात सिर्फ अपने तक ही रखी क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक रहा और वह इस हरकत के लिए उसे दोषी भी नहीं ठहरा सकती थी। यदि जू फेंग ने बलिदान की चाल के साथ साथ स्वयं को पुनर्जीवित करने की विधि नहीं अपनाई होती, तो वे अपने उपचारक को खो देते और युद्ध विनाशकारी हो जाता। फिर भी अब जू फेंग अचानक नेतृत्व करना चाहता था। वे आश्चर्यचकित क्यों न हो? क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? जेफ ने सावधानी से पूछा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आवाज ज्यादा संदिग्ध न लगे। एक अनुभवी भाड़े के सैनिक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से लड़ाई का नेतृत्व और कमान संभालना चाहेगा, क्योंकि हर टीम की लड़ाई में यही आम बात है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सबसे मजबूत या अधिक अनुभवी व्यक्ति आमतौर पर दूसरों को कुशल युद्ध या छापामारी जारी रखने का आदेश देता है। हाँ, मुझे यकीन है, जू फेंग ने जवाब दिया। मैं बस इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता हूं। हालांकि वहां ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उनका बयान यह कहने के बराबर था कि जेफ उनकी तुलना में अपर्याप्त थे। अवचेतन रूप से जेफ ने कार्मिन की ओर मुड़कर उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, मानो उसे यह जानने के लिए प्रोग्राम किया गया हो कि कार्मिन की बातों का जू फेंग पर क्या असर हुआ है। जेफ की नज़र अपनी ओर पड़ते देख कार्मिन ने निर्णय लेने से पहले गहरी सांस ली। अगर फेंग कमान संभालना चाहता है तो उसे कमांडर बनना होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने शांति से कहा और शू फेंग पर भरोसा करना चुना। उनकी बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन उस दौरान वह जानती थी कि वह बकवास करने वाला नहीं है। जब तक जरूरी न हो, वह आमतौर पर बात करने से बचता था। मुझे लगता है अब कोई समस्या नहीं है ना? जू फेंग ने अधिकारपूर्ण लहजे में जेफ की ओर देखा। जेफ ने अपना सिर खुजलाया और नरम पड़ गया। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, उन्होंने जवाब दिया और आगे कहा, लेकिन अगर लड़ाई असफल मानी जाती है तो हताहतों से बचने के लिए मैं कमान संभाल लूंगा। अगर कार्मिन भी मान जाती तो मुकाबला 2 बनाम 1 होता, और अगर वे हार जाते तो सबसे बुरा नतीजा यह होता कि उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती। इस तरह अगर लड़ाई बिगड़ती तो उसने खुद को फिर से कमान संभालने का मौका दे दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। जेफ के कार्यभार संभालने के अडिग सुझाव से आश्चर्यचकित न होते हुए जू फेंग ने तुरंत सहमति दे दी। कुछ ही समय बाद तीनों ने आयरनहाइड बेहेमोथ के क्षेत्रीय अड्डे में प्रवेश किया और उनका शत्रुतापूर्ण वातावरण अत्यधिक बढ़ गया। मुझे बाहर की अपेक्षा यहां चलने में अधिक थकान क्यों महसूस होती है? कार्मेन ने पूछा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पीठ पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। .net ऐसा इसलिए है क्योंकि मन की एकाग्रता बहुत सीमित है, जिससे आपको असुविधा महसूस होती है, जू फेंग ने शांति से समझाया। अपनी थकान कम करने के लिए तुम्हें एक और सहनशक्ति औषधि पीनी चाहिए। आयरनहाइड बेहेमोथ से सामना होने पर हमें बहुत आगे बढ़ना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के कार्मेन ने तुरंत एक और सहनशक्ति औषधि प्राप्त की और उसे पी लिया। क्या तुम्हें भी एक चाहिए, फेंग? नहीं, तुम्हें यह बात अपने तक ही रखनी चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है? अगर मैं तुम्हें एक दे दूं तो मेरे पास अभी भी 2 बचे हैं। हम बहुत आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम तुम्हें बिजुका की तरह स्थिर नहीं रख सकते। शू फेंग ने बिना कुछ कहे उसे अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। जेफ, जब हम लड़ाई शुरू करें तो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे स्थिर करने की पूरी कोशिश करना। निश्चिंत रहो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जेफ ने सिर हिलाया, उसकी कुल्हाड़ी पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और उसके नए दस्तानों की चमक भी बढ़ रही थी। कार्मेन के उलट, जिसने चमकने वाला प्रभाव बंद कर दिया था, जेफ को उस प्रभाव पर गर्व था और वह उसे बहुत पसंद कर रहा था। उसने वास्तव में मुझे नजरअंदाज कर दिया। कार्मेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, वह जू फेंग द्वारा उसकी सहनशक्ति औषधि को स्वीकार करने से इनकार करने से भ्रमित थी। वह तो बस उस उपकार का बदला चुकाना चाहती थी जो उसने उसे सुपीरियर अनकॉमन उपकरण देकर दिया था। फिर भी यह स्पष्ट था कि वह उसे ऋणी महसूस कराना चाहता था और ऐसा दुर्भावना से कर रहा था। कितना घृणित! उसने अपने होठों को भींच लिया, क्योंकि सच कहें तो वह उससे घृणा करने में असमर्थ थी। इस बीच तीनों ने आयरनहाइड बेहेमोथ की मांद में आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ मिनट बाद वे अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे,
क्या ये विशालकाय जानवर सालों से संभोग करते रहे हैं? जू फेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आयरनहाइड बेहेमोथ एक विशालकाय, भारी भरकम जीव था जो अभेद्य, धातु के शल्कों से ढका हुआ था। उसकी आंखें भयंकर, क्रूर प्रकाश से चमक रही थीं और उसकी दहाड़ पूरे खड्ड में गूंजती सुनाई दे रही थी। वे अत्यधिक क्षेत्रीय होते हैं क्योंकि वे किसी भी संभावित खतरे से अपनी मांद की आक्रामक रूप से रक्षा करते हैं। यह अपनी विशाल शक्ति का उपयोग चट्टानों को कुचलने और अवरोध पैदा करने के लिए करता है, जिससे उसका शिकार आसानी से घिर जाता है। .net उनमें से किसी एक से लड़ने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि वे उच्च रक्षा उपकरणों से सुसज्जित हों। उन्हें संभावित खतरों और भागने के रास्तों की पहचान करने के लिए पहले से ही इलाके का मुआयना भी करना था। इसके अतिरिक्त उन्हें संकीर्ण मार्गों का अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए तथा दूर से हमला करने वाले हमलावरों को ऊंची भूमि पर रखना चाहिए, जबकि टैंक या हाथापाई करने वाले लड़ाकू विमानों को सीधे बेहेमोथ से भिड़ना चाहिए। हालांकि यह सारी जानकारी एक आयरनहाइड बेहेमोथ के लिए थी, न कि बेहेमोथों के एक समूह के लिए। अविश्वसनीय। जू फेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, यह सोचते हुए कि आखिर इस विशेष मांद में क्या गड़बड़ है। मोर्चे पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 विशाल आयरनहाइड बेहेमोथ थे। वे उस प्रकार की रणनीति को कैसे क्रियान्वित कर सकते थे जो एक अकेले आयरनहाइड बेहेमोथ के लिए थी? क्या हम उनमें से किसी एक को भी मार सकते हैं? कार्मेन ने पूछा। यह दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे विशालकाय बेहेमोथ मानो उसे चिढ़ा रहे थे और उसके खिलाफ कदम उठाने की चुनौती दे रहे थे। जेफ चुप रहा, वह स्वयं भी मामले के बारे में स्पष्ट रूप से अनिश्चित था। जहां तक जू फेंग की बात है, उसने शांत भाव से बस अपना चश्मा ठीक किया। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बाद उसने कुछ उपाय सोच लिए। यद्यपि यह अप्रत्याशित था कि एक ही मांद में 4 आयरनहाइड बेहेमोथ थे, लेकिन यह आश्चर्यजनक भी नहीं था। बेहेमोथ को क्षेत्रीय माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं कि राक्षस अपना स्वयं का परिवार बना सकते हैं। वहां से यह पता लगाना आसान था कि 2 बड़े बेहेमोथ माता-पिता थे, जबकि 2 छोटे बच्चे थे। कार्मेन, तुम्हें क्या लगता है कि अगर उनके बच्चों में से किसी एक को बंधक बना लिया जाए तो माता-पिता क्या करेंगे? जू फेंग ने शांति से पूछा। बिल्कुल, वे अपने बच्चे को सही सलामत वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे, कार्मेन ने सहजता से जवाब दिया। हालांकि अगले ही पल उसकी नजर उस पर पड़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम किसी छोटे बेहेमोथ का अपहरण करने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? बिल्कुल नहीं, जू फेंग ने धीरे से हंसते हुए कहा। राहत महसूस करते हुए कार्मेन ने अपनी छाती थपथपाई, लेकिन अगले ही पल जू फेंग के अगले शब्दों ने उसे लगभग लड़खड़ाते हुए गिरा दिया। मैं दोनों बच्चों को उनके माता-पिता से अलग करने की योजना बना रहा हूं, जू फेंग ने सहजता से कहा। इस तरह माता-पिता घबरा जाएंगे और अपना संयम खो देंगे। उस समय हम बच्चों और माता-पिता दोनों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। सहमत? जेफ ने अपना सिर हिलाया, उसे यह तरीका बहुत बढ़िया लगा। हालांकि कार्मेन के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह हिचकिचा रही थी। सौभाग्यवश ऐसा इसलिए नहीं था कि उसकी अंतरात्मा ने कहा था कि यह अनैतिक है, बल्कि इसलिए था कि उसे यह तरीका व्यावहारिक नहीं लगा। कहना आसान है, करना मुश्किल, उसने बेहेमोथ के व्यवहार पर नजर डालते हुए कहा। बड़ा बेहेमोथ साफ तौर पर छोटे बेहेमोथ पर कड़ा नियंत्रण रख रहा है। उनकी हरकतें देखो। जेफ चुपचाप खड़ा रहा। इसके विपरीत जू फेंग अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। जाहिर है, अपनी योजना की घोषणा करते समय उसे शुरू से ही इस बात का पता था, लेकिन यदि वह उस पर कठोर प्रहार करता, तो इससे उसके आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता था। वह ऐसे सदस्य चाहता था जो खुद सोच समझकर सोच सकें और उसकी मदद के बिना स्वतंत्र रह सकें। वरना उसने जो गिल्ड बनाया था, वह सिर्फ एक व्यक्ति का शो होता, जिसमें सिर्फ वही असली खतरा होता और बाकी सब बस औसत दर्जे के होते। अपनी प्रतिक्रिया में एक सौम्य रुख अपनाते हुए जू फेंग ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, आपने जो कहा वह तर्कसंगत है, कार्मेन। हालांकि मेरे पास बच्चों को उनके माता-पिता से दूर करने का एक तरीका है। सच में? चौंक कर कार्मेन को उम्मीद नहीं थी कि जू फेंग इतना काबिल होगा। आखिरकार
उसने देखा था कि कैसे छोटे बहमोथ अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। यदि वे एक निश्चित सीमा से थोड़ा भी दूर चले जाते तो बड़ा बहमोथ गुर्राने लगता, जिससे वे अपनी स्थिति में वापस आ जाते। हाँ, सचमुच, जू फेंग ने शांति से जवाब दिया। आप इसे कैसे हासिल करेंगे? इसे लालच देकर? हाँ, लेकिन किस तरह का तरीका? कारमेन ने आगे कहा, मुझे गलत मत समझिए। मैं बस यह जानना चाहती थी कि कैसे एक प्रतिकूल परिस्थिति को लाभदायक में बदला जा सकता है। सिर हिलाकर उन्होंने तर्क से सहमति जताई, लेकिन सहमत होना और जवाब देना दो अलग अलग बातें थीं। तुम बस देख सकते हो, जू फेंग मुस्कुराया। तुम कितना सीख सकते हो, यह तुम पर निर्भर करता है। अरे, हैरान, कारमेन इसका मतलब समझ नहीं पाई। हालांकि कुछ सेकंड बाद उसे आखिरकार समझ आ गया कि जू फेंग ने उसे बताने से क्यों मना कर दिया था। वह अभी तक उसके गिल्ड में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुई थी, तो फिर वह उसके सवाल को क्यों स्पष्ट करे या उसका जवाब भी क्यों दे? होंठ भींचते हुए कारमेन को एहसास हुआ कि उसने अपने सवाल से हद पार कर दी है। उसे मुंह बनाते देख जू फेंग शांत रहा। अगर लोगों को लगता था कि एक उदास सुंदरता ही उसका मन बदलने के लिए काफी है, तो वे इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। उसकी बात को अनसुना करते हुए जू फेंग ने रबुल्ले की कुछ लाशें निकाली और उन पर कुछ कण बिखेर दिए। वास्तव में ये वही कण थे जिनका उपयोग उसने पहले भी छाया भेड़ियों को भगाने के लिए किया था। इन कणों से एक ऐसी सुगंध निकलती थी जो बेहद लुभावनी थी और जिसका विरोध करना मुश्किल था। यह सुगंध सिर्फ राक्षसों को प्रभावित करती थी और उन्हें उत्तेजित करने के लिए काफी थी। यकीनन, पहले के विनम्र छोटे बहमोथ अचानक बार बार अपनी नाक सूंघने लगे। उनके मुंह के कोनों से लार टपकने लगी, जिससे दूर से ही ताज़ी और सौंधी खुशबू साफ महसूस हो रही थी। घबराकर बड़े बहमोथों ने छोटे बहमोथों को उनकी अचंभे से बाहर निकालने के लिए गुर्राहट की, लेकिन उनका प्रतिरोध कमजोर था। अपनी स्तब्धता से बाहर आने के बजाय वे आगे बढ़ने लगे, मानो उनके शरीर पर नियंत्रण कर लिया गया हो। जेफ, जब वे कम से कम 15 गज की दूरी पर हों, तो छत के ऊपर डोमिनियन रेंज का इस्तेमाल करो, जू फेंग ने जेफ को जल्दी से निर्देश दिया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। जैसे जैसे जू फेंग द्वारा तैयार की गई लाशों की सुगंध फैलती गई, छोटे बहमोथ और भी बेचैन होते गए। वे अपनी गति बढ़ाने लगे और बेतहाशा गंध के स्रोत की तलाश करने लगे। ठीक है, इन छोटे बहमोथों का प्रतिरोध वास्तव में भयानक है, जू फेंग ने मन ही मन कहा। उसे यकीन था कि ये बच्चे आकार में भले ही बड़े लगें, लेकिन उनके गुण और प्रतिरोधक क्षमताएं वयस्कों से कहीं ज्यादा खराब थीं। स्वादिष्ट भोजन के प्रलोभन का विरोध करना उनके लिए नामुमकिन था। लाशों को बाहर फेंक दो, जू फेंग ने निर्देश दिया। कुछ ही देर बाद जेफ ने रबरले की एक लाश को पकड़ लिया और उसे उनके नीचे फेंक दिया। वे पहले ही बिना किसी का ध्यान भटकाए ऊंची जगह पर कब्जा कर चुके थे, इसलिए बहमोथ के मुकाबले उन्हें मांद की निगरानी करने का फायदा था। यह मांद बहुत बड़ी थी, अन्यथा यह इन विशाल बहमोथों का निवास स्थान नहीं बन पाती। अब तक वयस्क बहमोथों को यह एहसास नहीं हुआ था कि यह एक जाल है। उन्हें तो बस यही लगा कि उनके बच्चे बेचैन हो गए हैं और थोड़ा मजाक करना चाहते हैं। हालांकि जब रबुल्ले की 3 या अधिक लाशें ऊपर से गिरने लगीं, तो वयस्क लोग चिंतित हो गए। युवाओं की भयानक जागरूकता के विपरीत उनकी जागरूकता अधिक अनुभवी थी। वे अलग स्वर में गुर्राए, जो स्पष्ट रूप से उनके बच्चों को वापस बुलाने का संकेत था। अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे किसी भ्रमजाल में फंस गए हों और अपनी चेतावनियां सुनने में असमर्थ हों। अब जेफ, जू फेंग ने जल्दी से पुकारा जब उसने देखा कि वयस्क बहमोथ अपने बच्चों की ओर दौड़ रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के जेफ अपनी जगह से उछल पड़ा, अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसने जबरदस्त ताकत से मांद की छत पर निशाना साधा। इस टक्कर से एक जोरदार और चमकदार ध्वनि उत्पन्न हुई जो पूरे कक्ष में गूंज उठी, जिससे ऊपर की चट्टान टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। मलबे के टुकड़े नीचे गिरने लगे और नन्हे और वयस्क बहमोथ के बीच एक दीवार बन गई। छत के आंशिक रूप से ढह जाने से हवा में धूल भर गई और गिरते पत्थरों ने बहमोथ को प्रभावी रूप से अलग कर दिया। वयस्क बहमोथ हताशा में दहाड़ने लगे,
क्योंकि वे मलबे की नई बनी दीवार के माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचने में असमर्थ थे। कार्मेन, अब तुम्हारी बारी है, जू फेंग ने उसकी ओर मुड़कर निर्देश दिया। हाँ, कार्मेन ने जवाब दिया और अपने एलिमेंटलिस्ट्स को बुलाया। उसने उन्हें एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके बच्चों पर मंत्रों की बौछार करनी शुरू कर दी। एलिमेंटलिस्टों ने आग के गोले और बर्फीले धमाके पैदा किए और युवा बहमोत्स पर सटीक निशाना साधा। जैसे ही कार्मेन के मंत्रों का असर हुआ, खो जादुई विस्फोटों की आवाज़ों और युवा बहमोत्स की दर्द भरी चीखों से भर गई। अपने परेशान बच्चों की आवाज़ सुनकर वयस्क बहमोथ और अधिक उग्र और आक्रामक हो गया तथा उसने उन दोनों को अलग करने वाले मलबे के अवरोध को नष्ट करने की आशा की। बस अफसोस की बात यह थी कि यह मलबा ऐसा नहीं था जिसे वे आसानी से रौंद सकें। आखिरकार, यह खो उनका निवास स्थान था, इसलिए अगर यह नाजुक था, तो वे ऐसी जगह क्यों नहीं चुनते? जेफ, इन बच्चों के पैरों के जोड़ों पर हमला शुरू करो, जू फेंग ने आदेश दिया। उसकी आंखें दर्द से कराहते बच्चों को घूर रही थीं। वे जितना जोर से चीखते, उतना ही ज्यादा वयस्क बहमोथ अपना संयम खो देते। जब तक वे वयस्क अपना संयम नहीं खोते, मुझे उनके बुद्धिमानी से लड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, शू फेंग ने सोचा। उसकी चिंता बच्चों की नहीं, बल्कि उन वयस्कों की थी जिनके पास उन्हें खतरा पैदा करने का उचित कौशल था। इस बीच जेफ ने सिर हिलाया और अपनी कुल्हाड़ी को चमकते हुए पकड़ लिया जब उसने सटीक, शक्तिशाली प्रहारों के साथ उस युवा के जोड़ पर वार किया। हर वार एक संतोषजनक धमाके के साथ पड़ता, जो बच्चों के पैरों के कमजोर हिस्सों को निशाना बनाता था। युवा बहमोथ लड़खड़ाकर गिर पड़े, उनके दर्द और गुस्से की दहाड़े पूरे घर में गूंज रही थी। जबकि कार्मेन और जेफ ने अपने अथक हमले जारी रखे, युवा बहमोथ को अक्षम रखने के लिए मिलकर काम किया। जू फेंग नीचे कूद गया और उस मलबे की ओर चलना शुरू कर दिया जो वर्तमान में युद्ध के मैदान को अलग कर रहा था। मलबा तेजी से गिर रहा था और वह महसूस कर सकता था कि जमीन बहुत तेजी से हिल रही है, मुख्य रूप से उस सिर के धक्के से जो दूसरी तरफ से वयस्क बहमोथ कर रहे थे। आसपास के वातावरण पर नजर डालते हुए जू फेंग ने छत पर कुछ बड़े मलबे के टुकड़े देखे जो जेफ के प्रहार से अभी तक नहीं गिरे थे। यद्यपि ये कीलें अभी तक नहीं गिरी थीं, फिर भी यह तेजी से हिल रही थी, मानो यह किसी भी क्षण गिर जाएगी। एक ठंडी मुस्कान के साथ जू फेंग ने डार्क पैक्ट को सक्रिय करने के लिए अपने स्वास्थ्य का 10% बलिदान कर दिया और एक शक्तिशाली छाया प्राणी को बुलाया। अंधेरे शून्य से निकलकर वह प्राणी एक विशाल आकृति में प्रकट हुआ, जो घूमती हुई परछाइयों से घिरा हुआ था और मानो अपने चारों ओर के प्रकाश को सोख रहा था। उसकी आंखें भयावह लाल रंग की चमक रही थीं और उसका आकार अनाकार था, जो ठोस और अलौकिक के बीच बदलता रहता था। उस जीव के अंग लंबे और सख्त थे, जिनके सिरे उस्तरे जैसे तीखे पंजों में थे और जो एक अप्राकृतिक चमक से चमकते थे। वह एक अजीब सी शालीनता से चलता था, उसकी उपस्थिति से एक दुष्टता और भय का आभास होता था। जैसे जैसे वह आकार लेता गया, उसके आसपास की हवा ठंडी होती गई और खो में गहरे मंत्रों की धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वह छाया प्राणी विशुद्ध अंधकार और शक्ति का प्रतीक था, जो शू फेंग के हर आदेश का पालन करने के लिए तत्पर था। वह अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा में, विनाश की भूख से बहमोथ पर अपनी नजरें गड़ाए स्थिर खड़ा था। यह वही छाया प्राणी था जिसने स्काईरेजर हार्बिंजर, एबिसल फैंटम को बाधित किया था। एबिसल फैंटम। स्तर 16। स्वास्थ्य 3500। गुण शक्ति 36, चपलता 40, सहन शक्ति 38, बुद्धि 70, जीवन शक्ति 50। MVLNovelBin.net के साथ और कहानियां खोजें। विशेष योग्यताएं: शैडो स्ट्राइक, शैडो क्लोक। जू फेंग ने एबिसल फैंटम की विशेषताओं पर मुस्कुराया। मात्र 10% स्वास्थ्य की बलि देकर वह इतने शक्तिशाली प्राणी को बुला सकता था। यहां तक कि एक सामान्य समनकर्ता भी उसकी क्षमता से ईर्ष्या से अपने बाल नोच लेगा। आखिरकार 10% स्वास्थ्य को आसानी से उपचार या स्वर्ग की कृपा से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एक पादरी का उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना एक हास्यास्पद मजाक था। अबिसाल फैंटम उसके चारों ओर मंडराने लगा, उसकी आंखें उस युवा पर घूर रही थीं, वह स्पष्ट रूप से उस पर हमला करने की अनुमति चाहता था। अपनी उत्सुकता के बावजूद जू फेंग ने अपना सिर हिलाया।
कार्मेन और जीफ उन दो बच्चों को आसानी से संभाल सकते हैं जो कण की सुगंध से प्रभावित हुए हैं। उसने चुपचाप अनुमान लगाया और दूसरी तरफ फंसे वयस्क बेहेमोथ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली।